नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता बीडी बजौरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज आपको बही खाता तथा लेखा शास्त्र में लेखांकन सिद्धांत के आधार के विषय में पढ़ाएंगे। बच्चों, पिछले विषय में हमने ये पढ़ाया था आपको कि हमारा जो व्यवसाय है किस प्रकार से प्रारंभ होता है और किस प्रकार से हम उसको रखते हैं। इसके लिए हमने पुस्तपालन पद्धति को अपनाया था और पुस्तपालन पद्धति के पश्चात हमने लेखा पद्धति को अपनाया था। आज सबसे पहले पूर्व ज्ञान के विषय में पिछले अध्याय में हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि लेखांकन का सबसे प्रथम अध्याय पुस्तपालन होता है। बच्चों, लेखांकन का जो सबसे पहला जो अध्याय होता है वो पुस्तपालन होता है। हम बहुत सारी क्रियाएं व्यापार के अंदर करते हैं, एक क्रिया नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक और एक दिन से लेकर के पूरे वर्ष तक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और उनको याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम उनको पुस्तपालन में रखते हैं। और पुस्तपालन में दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले तो हम पुस्तपालन बनाते हैं। पुस्तपालन में तमाम जितनी भी एंट्रीज हमारी होती हैं वो सारी एंट्रीज करते हैं और एंट्रीज करने के बाद हम उनको दोहरा लेखा प्रणाली में, अर्थात डेबिट, क्रेडिट, क्या क्रेडिट होना है, क्या डेबिट होना है, किस प्रकार की एंट्रीज हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं। इसका प्रारंभ किसका प्रारंभ? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ। इसका का मतलब यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली से है। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसिओली, इंग्लिश में ये नाम लुकास पैसिओली है, हिंदी में इसको ल्यूकस पैसिओली कहते हैं। ल्यूकस पैसिओली ने अपनी पुस्तक के आधार, पुस्तक का नाम है द कंप्यूस्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, के आधार पर किया था, जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक लेखा के पश्चात डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। बच्चों, आपको बता दिया जाए कि ल्यूकस पैसिओली ने 3 प्रकार के खाते हमारे को बताए थे। पहला हमारा था व्यक्तिगत खाता जो नाम से संबंधित होता है, दूसरा वास्तविक खाता जो वस्तु से संबंधित होता है और तीसरा नाम मात्र का खाता जो केवल आय और व्यय से संबंधित रहता है। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। पिछले अध्याय में हमने डेबिट और क्रेडिट करने के नियमों पर भी चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या डेबिट होगा। जैसे हम व्यक्तिगत खाता बना रहे हैं, व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक खाता हम बना रहे हैं, आई वस्तु डेबिट, गई वस्तु क्रेडिट। और इसके बाद लाभानी खाता हम बना रहे हैं तो लाभ को क्रेडिट और व्यय को डेबिट करते हैं। लेखांकन को प्राय व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। व्यवसाय की भाषा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम व्यवसाय करते हैं वही हमारा लेखांकन होता है, क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य साधन के रूप में कार्य करना होता है। जो भाषा जो हमारी होती है, लेखांकन एक भाषा, व्यवसाय एक भाषा, और भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा शैली होती है वह हमारे साधन के रूप में कार्य करती है। साधन क्या है? साधन हमारा व्यापार है, साधन हमारा लेखांकन है, साधन हमारा पुस्तपालन है, साधन हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है। लेखांकन में व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों को, प्रबंध को स्वामियों और विनियोक्ताओं और सरकार आदि का भी संवहन करता है। लेखांकन में न केवल लेखांकन ही नहीं, लेखांकन के अतिरिक्त व्यापार का स्वामी, व्यापार का लेनदार, व्यापार में विनियोक्ता, सरकार की नीतियां आदि सारी शामिल होती है। प्राचीन समय में लेखांकन विवरणों की केवल व्यवसाय के स्वामियों की आवश्यकता होती थी। प्राचीन समय में केवल क्या होता था? केवल व्यापार का स्वामी, व्यापार में क्या स्टॉक है, केवल इसकी आवश्यकता होती थी। लेकिन वर्तमान समय में स्वामी के साथ साथ विनियोक्ता, लेनदार, सरकार की नीति भी आवश्यक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना सरकार की नीति के कोई भी व्यवसाय संभव नहीं होता, बिना सरकार की नीति के कोई भी लेखांकन संभव नहीं होता, बिना सरकार की नीति के कोई भी विनियोग संभव नहीं होता। अर्थात प्रत्येक आधार हमारा जो होता है वो किस पर आधारित है? सरकार की नीति पर आधारित होता है। अधिगम व उद्देश्य। इस अध्याय में विद्यार्थी लेखांकन का सिद्धांत के आधार पर 2 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। पहला
व्यवहारिक ज्ञान, दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि किस प्रकार से हम व्यवहार में व्यापार को लेकर आएंगे। अगर हमें पुस्तपालन तैयार करना है, ये व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हो जाएगा। जैसे हमने रिक्शा भाड़ा दिया, मशीन खरीदी, सीधे सीधे हम लिखते चले गए। व्यवहारिक ज्ञान में हम अपनी भाषा शैली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान में जो व्यवहार में हमने किया उस व्यवहार से आगे हम सिद्धांत बनाएंगे। हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखांकन करेंगे। लेखांकन के पश्चात हम जो है खाते खोलेंगे। खाते खोलने के पश्चात लाभ बनाएंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ के पश्चात हम जो है उसकी बैलेंस शीट बना करके अपने वित्तीय विवरणों को चेक करेंगे। इस अध्याय का उद्देश्य लेखांकन सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बोलते हैं इसको। ये हमारे भारत की एक संस्था है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका जो काम होता है, प्रिंसिपल्स जो हमारे सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांत को एक्सेप्ट करना होता है, का अध्ययन करना है। सामान्यतः मान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत की विचारधारा से अवगत होना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो हम सिद्धांत बनाते हैं उन सिद्धांत को हमारी जो संस्था गैप है, इस गैप को जो हमारी संस्था है, ये गैप इसको सामान्य स्वीकृति के आधार पर ये नियम को बना देती है। लेखांकन सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से हैं? लेखांकन सिद्धांतों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। नंबर 1 अवधारणा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। परंपरा, हमारी परंपरा क्या है। स्वयं सिद्ध मान्यताएं, हमारी जो पहले से अपने आप ही जो स्वयंभू मान्यताएं होती हैं वो स्वयंभू मान्यताएं। मान्यताएं या परिकलन, ये मान्यता इस मान्यता में अंतर होता है। ये मान्यता स्वयंभू होती है, ये मान्यता समाज के आधार पर परिकलित की जाती है। संशोधक सिद्धांत, जो मान्यताएं हम बनाते हैं, ये जो मान्यताएं समाज ने स्वीकार कर ली है, उनमें जो संशोधन होता है उसको संशोधक सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं। ये भारत के अंदर ICAI बनाता है और अभी तक काफ़ी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स अभी मानक के रूप में वर्क कर रहे हैं। लेखांकन सिद्धांत मनुष्यकृत होते हैं। लेखांकन जो सिद्धांत होते हैं मनुष्यकृत होते हैं, मतलब उनको मनुष्य के प्रयोग के व्यवहार के आधार पर बनाया जाता है। लेखांकन जो सिद्धांत है मनुष्यकृत होते हैं, इसलिए ये अनुभव, तर्क और प्रयोग के आधार पर तैयार किए जाते हैं। मनुष्य जो अनुभव करता है, मनुष्य जो तर्क देता है, मनुष्य जो प्रयोग करता है, मनुष्य जो व्यवहार में लेकर आता है, उसके आधार पर लेखांकन सिद्धांत मनुष्य बनाए जाते हैं और इसीलिए लेखांकन सिद्धांतों को मनुष्यकृत सिद्धांत कहते हैं। जिन विभिन्न शब्दों को हमने अध्याय में अध्ययन किया है वे सभी शब्द मूल्यांकन सर्वमान्यता, हमने पिछले पेज पर जो है जितने 6 शब्द थे हमारे, उन 6 शब्दों को जो हमने प्रयोग किया है उन शब्दों के मूल्यांकन सर्वमान्यता, मतलब सभी मूल्यांकन करना और उनको सभी को मानना, सर्वग्राह्यता, सभी को ग्रहण करने के लिए आधार पर न होकर सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति पहले ही बताया कि लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो सामान्य स्वीकृति के आधार पर होते हैं। जनभागिता, हमारी जो लैब्स होती हैं बच्चों, ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान की जो लैब्स होती हैं एक कमरे के अंदर हो सकती हैं, 2 कमरे में हो सकती हैं, एक बड़े विद्यालय में हो सकती हैं, लेकिन अकाउंटिंग की जो लैब होती है पूरा समाज होता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों के आधार पर हम जो है बनाते हैं, इसलिए इसको सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। इसके लिए ICAI, मैंने अभी बताया आपको, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, इसके लिए जिसकी जो स्थापना है, इसका जो मुख्य कार्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, सामान्य स्वीकृति को आधार पर प्रिंसिपल्स तैयार करना। इसके अलावा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आदि संस्थाओं ने सामान्य स्वीकृति को अनुसंधान के आधार पर दिया। अनुसंधान कहाँ से बनेंगे बच्चों? अनुसंधान बनेंगे हमारी सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति कहाँ से आएगी? सामान्य स्वीकृति आएगी सामान्य समाज से। सामान्य स्वीकृति जो आएगी वो आएगी सामान्य समाज से। जब समाज के पास जाएंगे, समाज के लोगों के व्यूज़ सुनेंगे, व्यूज़ देखेंगे,
उसका अनुभव करेंगे, उस अनुभव के आधार पर हमारे अनुसंधान तैयार किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग में जितना भी अनुसंधान है वो सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने इस परंपरा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह परंपरा सामान्य व्यवहार से प्रारंभ होती है, जिसका अनुसरण व्यावसायिक इकाई के वित्तीय विवरण के अभिलेख में सार्वभौमिक रूप से किया जाता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने क्या लिखा है? सामान्य व्यवहार से प्रारंभ होती है। हम सामान्य व्यवहार में कहाँ जाएंगे? हम सामान्य व्यवहार में जाएंगे समाज के पास। हम सामान्य व्यवहार में जाएंगे प्रत्येक समाज की छोटी इकाई के पास, समाज की छोटी से छोटी इकाई के पास, और छोटी से छोटी इकाई को लेते हुए हम समाज की बड़ी इकाई के पास जाएंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे? लेखांकन का प्रारंभ करें। लेखांकन का पहले स्टेप क्या है? पुस्तपालन। पुस्तपालन के बाद लेखांकन, और लेखांकन से हम कहाँ चले जाएंगे? अपने वित्तीय विवरण के अभिलेख में चले जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? सामान्य अनुसरण करेंगे उसका, और अनुसरण करने के बाद वित्तीय विवरण को हम चेक करेंगे। लेखांकन परंपरा को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, पूर्ण प्रकटीकरण की मान्यता, एकरूपता की परंपरा, रूढ़िवादी की परंपरा, सारता की परंपरा। ये 4 परंपराएं हमारी हैं। इसको हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम अवधारणा का टॉपिक पढ़ेंगे। इसको चारों को हम हम अवधारणा के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। पहले से तय है, पहले से बताया जा रहा है आपको। लेखांकन सिद्धांत कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। यह प्रयोगशाला परीक्षणों का परिणाम नहीं है, मतलब इसमें प्रयोगशालाएं नहीं होती। जो प्रयोगशालाएं जो हमारी होती हैं बच्चों, वो केवल क्या होती हैं? वो प्रयोगशालाएं केवल समाज होता है। हम समाज में जाते हैं और समाज में ही उनका परीक्षण करते हैं। लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए परिवर्तनशील समाज में, अब देखो यहाँ पर ये परिवर्तनशील समाज आ गया बच्चों। परिवर्तनशील समाज है तो नियम भी परिवर्तित होंगे। जैसे विज्ञान के नियम होते हैं, विज्ञान में नियम कैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ अकाउंटिंग में जो नियम होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील क्यों है? आज समाज डेवलप नहीं है, पिछड़ा हुआ समाज है, तो पिछड़े हुए समाज के लिए नियम अलग बनाए जाएंगे। फिर मध्यम दर्जे का समाज आ गया, मध्यम दर्जे के समाज के लिए नियम अलग बनाए जाएंगे। मध्यम दर्जे के बाद उच्च मध्यम दर्जे का समाज आ गया, उसके लिए नियम अलग बनाए जाएंगे। फिर उच्च समाज आ गया, उसके लिए नियम बच्चों अलग बनाए जाएंगे। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसके लिए लिखा हुआ परिवर्तनशील समाज में इन सिद्धांतों का विकास किया जाता है। पहले परिवर्तनशील समाज में, और इन सिद्धांतों का कौन सिद्धांत? जो हम ऊपर सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, प्रायोगिक सिद्धांत जो लेकर चल रहे हैं, उनका विकास किया जाता है। नंबर 2 पर सिद्धांतों की सर्वमान्यता, औचित्य, निरपेक्षता, व्यवहार्यता के आधार पर, ये व्यवहार्यता ही वर्ड है, व्यवहारिकता नहीं है, ये ध्यान रहे। ये वर्ड व्यवहार्यता ही है, व्यवहारिकता नहीं है, के आधार पर होता है। अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति, विश्वसनीयता, सत्यता और जटिलता का प्रयोग करके सामान्य स्वीकृति को अपनाया जाता है। सिद्धांतों की सर्वमान्यता, सर्वमान्यता हम लेंगे, पूरा समाज उसको मानेगा। औचित्य, सही होने चाहिए, निरपेक्ष होने चाहिए, और व्यवहार्यता होनी चाहिए उसमें, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसको मान्यता देनी चाहिए के आधार पर होता है। अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति, विश्वसनीयता, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, सत्य होने चाहिए, और जटिलता का प्रयोग करके, और जो जटिल से जटिल समस्याएं होती हैं उसको सामान्य स्वीकृति के आधार पर अपना लेना चाहिए। नंबर 3, लेखांकन सिद्धांत में व्यापार पद्धति, रीति रिवाजों और अंतिम विवरणों का प्रयोग करने वाले विचारों और विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। लेखांकन सिद्धांतों में व्यापार पद्धति, व्यापार की पद्धति कैसी है? व्यापार पद्धति में बहुत सारी पद्धतियाँ आती हैं। व्यापार पद्धति में एकांकी व्यापार से लेकर के आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनी तक जो हमारी व्यापार की पद्धतियाँ होती हैं वो सारी की सारी आएंगी। हम प्रारंभ में एकांकी व्यापार पे चलते हैं,
फिर हम पार्टनरशिप पे चलते हैं, पार्टनरशिप के बाद हम कंपनी पे चलते हैं। अब कंपनी के भी विभिन्न स्वरूप हो गए, देसी कंपनी, विदेशी कंपनी, सरकारी कंपनी, निजी कंपनियां, बहुत सारे स्वरूप हो गए। उन सारी कंपनियों को लेते हुए अंतिम विवरणों का प्रयोग करने वाले विचारों, व्यापार पद्धति और रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या है? जिस समाज के जैसे रीति रिवाज हैं उस समाज पर वैसे ही कार्य, जो हमारे नियम होते हैं उसका वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ जाता है, तथा विचारों तथा विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। लेखांकन की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूरा अकाउंट जो है लगभग इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित है। इसमें से लास्ट की जो 4 अवधारणाएं हैं हम पहले बता चुके हैं कि हम यहाँ अध्ययन करेंगे इसका, और बाकी जो 5 अवधारणाएं हैं इसके अलावा छोटी छोटी और अवधारणाएं उनको हमने छोड़ दिया है। व्यवसाय की इकाई अवधारणा पहली, चालू व्यवसाय की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, अवधि अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, एक रूपता की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा और सारता की अवधारणा। व्यवसाय की इकाई अवधारणा। व्यवसाय की इकाई अवधारणा में व्यापार एक पूर्ण व स्वतंत्र इकाई है। व्यापार क्या है? पूर्ण है, पूरा है, अपने आप में पूरा है, स्वतंत्र है, जिसमें लेनदार, स्वामी आदि व्यापार के अस्तित्व से अलग माना गया है। व्यापार का लेनदार हो या व्यापार का स्वामी हो या व्यापार में विनियोक्ता हो, ये व्यापार से अलग अलग माने गए हैं। बच्चों, जो व्यापार का जो स्वामी है, व्यापार की जो पूंजी है, व्यापार का जो लेनदार है, वो व्यापार से अलग अलग है। इसलिए अगर पूंजी है व्यापार की है, व्यापारी की नहीं, क्योंकि पूंजी लगने के पश्चात व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर व्यापार से पूंजी निकाली जाती है उसको आहरण कहते हैं, उसको पूंजी नहीं कहते, वो उसको वापस करनी पड़ती है। चालू व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक व्यापारी दिवालिया नहीं हो जाता। हम ये मान के चलते हैं कि व्यापार कब तक चालू रहेगा? जब तक व्यापारी दिवालिया नहीं हो जाता या वह व्यापार समाप्त नहीं कर देता। जब तक दोनों में से किसी एक कंडीशन के द्वारा व्यापार समाप्त नहीं होगा, जब तक चालू व्यवसाय की अवधारणा चलती रहेगी। हम ये मान के चलेंगे कि व्यवसाय हमारा चलता रहेगा। मुद्रा की अवधारणा। लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों और घटनाओं का लेखांकन या लेन देन किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। अर्थात लेखांकन हो, व्यापार हो, दोनों में आज की दशा में, आज की डेट में, आज के अभिव्यक्त में केवल मुद्रा में ही व्यक्त किया जाएगा। केवल मुद्रा, अगर मुद्रा है तो व्यापार है, मुद्रा है तो लेखांकन है, अगर मुद्रा नहीं है तो लेखांकन संभव नहीं है। संस्था के मालिक की स्वास्थ्य स्थिति, जो संस्था का मालिक है उसकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, विक्रय नीति क्या है। स्वास्थ्य स्थिति का मतलब यहाँ पर यह है वे चलने फिरने में, अपने बोलचाल की भाषा में, व्यवहार में कैसी उसकी नीतियाँ हैं, विक्रय नीति क्या है आदि के संबंध में महत्वपूर्ण परंतु लेखांकन की दृष्टि से महत्वहीन होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि महत्वपूर्ण तो हैं, स्वास्थ्य स्थिति भी और विक्रय की नीति भी दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन लेखा करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, महत्वहीन होते हैं, क्योंकि ये मुद्रा मापन में शामिल नहीं किया जाता। किसको? ये जो स्थिति हमारे स्वास्थ्य स्थिति है, विक्रय की नीति है, क्रय की नीति है, ये जो नीतियाँ हमारी होती हैं इनको मुद्रा में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए व्यापार के लिए कैसे होते हैं, लेखांकन के दृष्टिकोण से कैसे होते हैं, महत्वहीन होते हैं। अब द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा लेखांकन नियम के अनुसार डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। आपको प्रारंभ से ही बताया गया है बच्चों, आपको बिल्कुल प्रारंभ से बताया गया है कि लेखांकन जो हमारा होता है वो द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है। द्विपक्षीय अवधारणा किसने लागू की थी? वो की थी लुकास पेसोली ने। उन्होंने बताया था, क्या बताया उन्होंने, कि लेखांकन जब भी हम करते हैं उसमें डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, पाने वाला देने वाला, आई वस्तु गई वस्तु, खर्चा हानि, दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट चलते रहते हैं। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट।
डेबिट इक्वल टू क्रेडिट में हमारे पास जो नियम होते हैं वो हमारे जो नियम हैं वो ल्यूकास पैसियोली द्वारा 1494 में दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आई वस्तु और गई वस्तु, आई वस्तु बराबर गई वस्तु। अगर हम डेबिट इक्वल टू क्रेडिट कर रहे हैं, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। इसके बाद दूसरी हमारे पास है पाने वाला और देने वाला, खर्चा और हमारे पास लाभ, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। उसी समीकरण के आधार पर कुल संपत्ति बराबर कुल दायित्व, डेबिट इक्वल टू संपत्ति हो जाता है, क्रेडिट इक्वल टू दायित्व हो जाता है। संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस बाह्य देनदारियां, पूंजी और देनदारियों को जोड़ देते हैं तो हमारी कुल संपत्तियां हमारी यहाँ बन जाती हैं। संपत्तियों में यहाँ पर आपको एक बात और विस्तृत कर दी जाए, संपत्तियों में दो प्रकार की संपत्ति होती हैं। पहली हमारे पास स्थायी संपत्ति होती है और दूसरी हमारे पास चालू संपत्ति होती है। अवधि की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। व्यावसायिक कार्यों की प्रगति के लिए अवधि अवधारणा का विकास किया गया है, जिसमें मासिक से पहले बच्चों दैनिक भी हो सकता है, लेकिन दैनिक कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसलिए दैनिक को यहाँ लिखा नहीं गया है। दैनिक है, पाक्षिक है, इसको लिखा नहीं गया है, लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकता है, जिसमें दैनिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर आय व्यय खाता बनाते हैं, लाभानी खाता बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। किसके लिए? व्यापार कार्यों की प्रगति के लिए। अगर हम अपने व्यावसायिक कार्य को प्रगति देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आय व्यय खाता बनाना आवश्यक होता है, चाहे बनाएं हम उसको मासिक, चाहे बनाएं त्रैमासिक, चाहे बनाएं अर्धवार्षिक, चाहे बनाएं वार्षिक। इसी प्रकार से अगर हम व्यावसायिक कार्य को तो प्रगति देना चाहते हैं तो तुलनात्मक आधार पर हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक होता है। और आर्थिक चिट्ठा प्राय एक वर्ष में एक बार बनता है, लेकिन कंपनियों का ये अथॉरिटी है कि एक तिमाही चिट्ठा भी कंपनियां बना सकती हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। इस सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण ईमानदारी से तैयार किए जाने चाहिए। जो वित्तीय विवरण हमारे होते हैं वो ईमानदारी से, वित्तीय विवरण कौन से? जो ऊपर अभी बताए गए हैं, आय व्यय खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा। इसमें ईमानदारी का प्रयोग करना चाहिए, बेईमानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर है तो उस त्रुटि को इनको बनाने से पूर्व ही दूर कर लेना चाहिए। कंपनी अधिनियम के कंपनी लेखों में, कंपनी अधिनियम वर्तमान में चल रहा है 2013, इससे पहले चल रहा था 1956। तो 9 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम हमारे यहाँ पारित हुआ और 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम लागू किया गया। उन नियमों के अनुसार आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण हेतु व्यवसाय की है। इसमें वित्तीय विवरण, आर्थिक चिट्ठा आदि का तुलनात्मक मैं आपको बता दूं, यहाँ नियम है शेड्यूल 3 2013 का बनाना आवश्यक होता है, जिससे तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जा सके। एक रूपता की अवधारणा, यहाँ की कॉलर जो वर्ड है, कॉलर हमारे विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार एक रूपता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उदग्र एक रूपता, क्षैतिज एक रूपता और तृतीयमुखी एक रूपता। उदग्र, क्षैतिज और तृतीयमुखी तीनों प्रकार की एक रूपता का वर्णन कॉलर साहब ने किया है कि एक रूपता 3 प्रकार की होती है, पड़ी हुई, खड़ी हुई और तृतीयमुखी की एकता, जो मिथ्या एवं भ्रम को दूर करके तुलनात्मक विश्लेषण को सहज बनाती है। तुलनात्मक अध्ययन किस चीज़ का है? तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट का होता है, दूसरा कैश फ्लो का होता है, तीसरा फंड फ्लो का होता है, चौथा हमारा जो अनुपात विश्लेषण होता है उसमें होता है। ये जो है तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विश्लेषण तैयार करती हैं। रूढ़िवादिता का अवधारणा, रूढ़िवादी का अवधारणा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकलते हैं। रूढ़िवादिता की अवधारणा से आशय है कि परंपरागत रूप से जो व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था को लागू करना होता है। मतलब जो चल रही है हम उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते, जो वर्तमान में है भविष्य में भी उसी को लागू करेंगे। इसमें अंतिम रहतिये का मूल्यांकन करना होता है। इसमें प्राय क्या है? अंतिम रहतिये का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
रूढ़िवादी अवधारणा में अंतिम रहते का जो मूल्यांकन है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्या महत्वपूर्ण है उसमें कि उसमें ये लिखा गया है कि बाजारू मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में कम हो के आधार पर अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन बाजारू मूल्य जो बाजार में मूल्य है, जो पुस्तक मूल्य है जो पुस्तक में मूल्य है, जो दोनों में कम हो के आधार पर किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और भी है, भविष्य की हानि को वर्तमान की हानि माना जाता है। भविष्य में अगर हमारे को लगता है कि कोई खर्चा या कोई हानि होने वाली है तो उसको वर्तमान का खर्चा और हानि मान लिया जाता है, लेकिन भविष्य के लाभ को वर्तमान का लाभ नहीं माना जाता जब तक कि उसको प्राप्त ना कर लिया जाए। तो क्या माना जाता है कि भविष्य में जो लाभ होगा, अगर हम ये मान लें कि जब हानि को हम जो है वर्तमान की हानि मान रहे हैं तो लाभ को भी हम वर्तमान का लाभ मान लें, ऐसा नहीं। जो हमारी रूढ़िवादी अवधारणा है वो स्पष्ट करती है कि भविष्य का लाभ वर्तमान का लाभ नहीं है, लाभ केवल तभी माना जाएगा जब उसको हम प्राप्त कर लेंगे। सारता की अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन से मिलने वाली सूचनाएं यथार्थ रूप से सही होनी चाहिए, अर्थात मिथ्या वर्णन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मिथ्या वर्णन का मतलब यहाँ पर झूठी अवधारणा। झूठी अवधारणा का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने कहा शुरू में कहा कि सर्वमान्यता। अब सर्वमान्यता में कोई 5 लोग इकट्ठे हुए और 5 लोगों ने अपनी मान्यताएं तैयार की, वो मिथ्या वर्णन कहलाती है। तो इसलिए क्या कहा गया, इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन से मिलने वाली सूचनाएं यथार्थ रूप से सही होनी चाहिए। जो हम लेखांकन कर रहे हैं, पुस्तकालय से जो हमने लेखांकन तैयार किया है, उसकी जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर में होनी चाहिए, अंकेक्षण के आधार पर बिल्कुल तैयार की होनी चाहिए। इसमें महत्वहीन मदों को छोड़ दिया जाता है तथा महत्वपूर्ण मदों को शामिल किया जाता है। जो महत्वहीन है, महत्वहीन का मतलब यहाँ पर है कि जो लेखांकन दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है तथा महत्वपूर्ण मदों को शामिल किया जाता है। यह अवधारणा अशुद्धि को कम करने में सहायक होती है। अशुद्धियाँ जितने प्रकार की होती हैं उन अशुद्धियों को कम करने में सहायक होती है। यह अवधारणा वित्तीय विवरणों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती है। जो वित्तीय विवरण हमारे पास हैं, वित्तीय विवरणों में पहला आर्थिक चिट्ठा, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अनुपात विश्लेषण इत्यादि जो होते हैं उनको जो है अधिक महत्वपूर्ण बनाने में अपनी सहायता प्रदान करती है। बच्चों, हमने लेखांकन सिद्धांत के सार के आधार पर आज जो सीखा है उसमें लेखांकन सिद्धांत की अवधारणाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं आपको बताई गई हैं, उन अवधारणाओं के आधार पर प्राय जो सारांश हमारा जो निकलता है वो निकलता है सर्वमान्यता और सर्वव्यापकता। पहले सर्वमान्यता होती है, कोई हमारे यहाँ अनुसंधान नहीं होता, आपको पहले बताया गया है कोई अनुसंधान नहीं होता, प्रैक्टिकल लैब नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी लैब है। हम जो है माइक्रो और मैक्रो के आधार पर नियम तैयार करते हैं और उन नियमों को तैयार करके हम उसको सर्वमान्यता के आधार पर तैयार करते हैं। बच्चों, आज हमने जो सीखा उसके आधार पर हम ये सीखते हैं कि रूढ़िवादी अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें हम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। हम ये सीखते हैं कि लाभ जो वर्तमान का, जो भविष्य का जो हमारा लाभ है वो वर्तमान का लाभ नहीं है, लेकिन भविष्य की हानि हमारी वर्तमान की हानि है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर देखते हैं। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन कैसे होता है, इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किस आधार पर होता है, अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किस अवधारणा में होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवधारणा रूढ़िवादी अवधारणा कैसे होता है, जो बाजारू मूल्य होता है और जो हमारा लागत मूल्य, जो हमारा पुस्तक मूल्य होता है, जो दोनों में कम है, उसके आधार पर अंतिम रहतिये का मूल्यांकन होता है। द्विपक्षीय अवधारणा क्या होती है? द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब यहाँ पर यह है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। प्रत्येक लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। प्रत्येक लेखा नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। अब चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है? चालू व्यवसाय की अवधारणा का मतलब यहाँ पर है कि व्यवसाय जब तक चलेगा जब तक कि उसको समाप्त न कर दिया जाए। व्यवसाय जब तक चलेगा
जब तक कि फर्म दिवालिया ना हो जाए। जब व्यवसाय जब तक चलेगा, जब तक व्यवसाय का स्वामी इस बात की उद्घोषणा ना कर दे कि आज से व्यापार समाप्त हो रहा है, जब तक व्यवसाय चालू माना जाएगा। रूढ़िवादी अवधारणा का उदाहरण ऊपर दिया गया है। अंतिम रहते का जो उदाहरण है, लाभ का जो उदाहरण कि भविष्य का लाभ वर्तमान का लाभ नहीं होता, और भविष्य की हानि जबकि वर्तमान की हानि होती है। प्राप्य और प्राप्त आय को किस में शामिल किया जाता है? ये जो है हमारी चालू व्यवसाय की अवधारणा में शामिल है, क्योंकि प्राप्त होने वाला जो लाभ है, जो हानि है, जो लाभ है, वो वर्तमान में लाभ नहीं माना गया है, इसलिए चालू व्यवसाय की अवधारणा में। कोहलर के अनुसार एक रूपता को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में, उदग्र, क्षैतिज और त्रिमुखी। बच्चों, ये हमारा टॉपिक हमारा आज का था, लेखांकन सिद्धांत की अवधारणाओं का टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने सर्वमान्यता, सर्वसामाजिकता, सर्वव्यापकता के आधार पर जो सीखा है, उसमें ये सीखा है कि हमारे पास जो नियम बनते हैं वो सर्वमान्यता के आधार पर बनते हैं। हम समाज के अंदर जाते हैं, समाज में नियमों को लेते हैं, समाज में नियमों के आधार पर अपने नियमों को तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी याद रहे, ऐसा नहीं है कि 5 व्यक्ति मिले, उन्होंने अपना नियम बनाया, उस नियम को हम यहाँ पर शामिल नहीं करते। केवल माइक्रो और मैक्रो के आधार पर जो नियम तैयार किए गए हैं उसको ही हम यहाँ पर शामिल करते हैं। बच्चों, ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम दोहरा लेखा प्रणाली के अन्य विषयों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।